नमस्कार। कक्षा में बहुभाषाओं के प्रयोग को शिक्षा का प्रभावी उपकरण किस प्रकार बनाया जा सकता है, स्पष्ट करें। बहुभाषावाद का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, इसके लाभ और सीमाएं बताइए। बहुभाषावाद का अभिप्राय है बहुभाषावाद शब्द को बहु प्लस भाषा प्लस वाद से मिलकर बना है। इसका अभिप्राय एक ऐसे वाद अथवा मत से है जो एक समाज में एक से अधिक भाषाओं के प्रचलित होने, उनका अध्ययन अध्यापन होने की ओर संकेत करता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक जाति धर्म एवं संप्रदाय के लोग से संबंधित लोग ही नहीं रहते, अपितु विश्व भर के विभिन्न भाषाओं को जानने वाले समझने वाले लोग भी रहते हैं। भारत में स्वयं इतनी विविधता है कि कहा जाता है 4 कोस पर बदले पानी 8 कोस पर बदले बानी। अर्थात यहाँ हर 8 कोस पर भाषा बदल जाती है। इस दृष्टि से भारत भर में अनेक देशी भाषाएं बोली समझी लिखी व पढ़ी जाती है। यही नहीं, विश्व भर में बोली जाने वाली तमाम प्रमुख भाषाएं भी हमारे यहाँ बोली जाती हैं। अतः विश्व भर की भाषाओं के एक स्थान पर प्रचलित होने, सीखे जाने, अध्ययन अध्यापन होने संबंधी स्थिति ही बहुवाद है। हमारे देश और समाज में तो बहुभाषावाद के अंतर्गत अनेक भाषाएं प्रचलन में है ही। हमारे विद्यालयों में भी आमतौर पर प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 या 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है। हरियाणा राज्य की बात करें तो यहाँ माध्यमिक स्तर पर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। 8वीं कक्षा तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, जर्मन आदि भाषा भी पढ़ाई जाती है। बहुभाषावाद के लाभ। बहुभाषावाद का प्रत्यय अत्यधिक लाभदायक है। इसके निम्नलिखित लाभ है। बहुभाषावाद के चलते व्यक्ति अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर सकता है। बहुभाषा के कारण छात्र एकाधिक भाषाएं सीख सकता है। बहुभाषावाद के कारण व्यक्ति को जिस भाषा की जानकारी हो जाती है, उस भाषा संबंधी मुख्य क्षेत्र में जाने पर उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके कारण छात्रों के समक्ष अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अनेक भाषाओं का साहित्य व्यक्ति के अंतिम आत्मिक सुविधा को शांत करता है। इससे व्यक्ति के संपर्क का दायरा बढ़ता है, भाईचारे में बढ़ोतरी होती है। बहुभाषावाद की सीमाएं। जहाँ बहुभाषावाद के अनेक लाभ है, वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो निम्नलिखित है। बहुभाषावाद के कारण व्यक्ति की स्वयं की भाषा कभी कभी इस हाशिए पर चली जाती है, उसकी प्रगति रुक जाती है। स्वयं की भाषा का साहित्य उपेक्षित हो जाता है। वो स्वयं की भाषा में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। व्यक्ति की विचारधारा परिवर्तित होने लगती है। इससे बहुधा देश की संस्कृति व संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। बहुभाषावाद बहुधा लड़ाई झगड़े का भी कारण बन जाता है। तो कहा जाता सकता है कि बहुभाषावाद एक उपयोगी वाद है, परंतु इसके लिए अब अपनी भाषा को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं। भारतेंदु के शब्दों में अंग्रेजी पढ़ी के जद भी सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत इनके हैं। पठन एवं लेखन योग्यताओं को अधिगम के प्रभावी उपकरण के रूप में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की पठन एवं लेखन योग्यताओं को आप किस प्रकार विकसित करेंगे। पठन एवं लेखन योग्यताएं विद्यार्थी की मूलभूत अधिगम आवश्यकताएं होती है। एक अध्यापक के रूप में हम निम्नलिखित उपायों को अपनाकर अपने छात्रों को पठन एवं लेखन योग्यताओं का विकास कर सकते हैं। मानव जीवन में इन दोनों मौखिक एवं लिखित रूपों का महत्व है। दोनों ही भावाभिव्यक्ति के साधन है, दोनों ही भाषा के प्रमुख कौशल है। इन दोनों की प्रतिक्रियाओं एवं उद्देश्यों में विभिन्नता है। इन दोनों रूपों में विचार करने के अवकाश का बहुत बड़ा अंतर है। जिससे इनमें भाषा के रूप और गठन में अंतर आ जाता है। मौखिक रचना की अपेक्षा लिखित रचना में शब्दों तथा वाक्यों का अधिक सुगठित एवं गुम्फित रूप मिलता है। मौखिक रचना में वक्ता श्रोताओं पर प्रभाव डालने के लिए वाक्य संरचना में पद क्रम संबंधी नियमों की यथावश्यक अवहेलना कर सकता है, पर लिखित रचना में शुद्ध व्याकरण सम्मत वाक्य संरचना का प्रयोग ही आवश्यक और वांछित है। मौखिक प्रकाशन में हमारे पास सोचने का समय नहीं रहता, भावाभिव्यक्ति का सतत प्रवाह बना रहता है, पर लिखित रचना में कथ्य और भाषा पर विचार करने का यथेष्ट अवसर मिलता है और लेखक अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। इसके कारण मौखिक एवं लिखित रचनाओं की भाषा और शैली में अपने आप अंतर आ जाता है।
इन विभिन्नताओं के कारण ही यह देखा जाता है कि अनेक व्यक्तियों की मौखिक रचना अशक्त, नीरस और प्रभावहीन होती है, पर लिखित रचना सशक्त, सरल और प्रभावपूर्ण होती है। दोनों में एक समान प्रभावपूर्णता मिलने ही दिखाई पड़ती है। लिखित रचना स्थायी साहित्य के अंग है। लेखक एवं अथवा कवि केवल स्वांतः सुखाय नहीं लिखता, अच्छी रचना परहिताय भी होती है। भाव संप्रेषण उसका मुख्य उद्देश्य होता है। अतः किसी रचनाकार की लिखित अभिव्यक्ति यदि प्रभावपूर्ण, लोक कल्याणकारी और आहतकारी सिद्ध होती है तो वह स्थायी साहित्य का अंग बन जाती है। मौखिक रचना का प्रभाव सम्यक होता है। यद्यपि जब अब कुशल वक्ताओं के वक्तव्य भी लिपिबद्ध होकर स्थायी कृतियों का रूप धारण कर रहे हैं, पर लिखित रूप में परिणत न होने पर ही उन्हें स्थायित्व प्राप्त होता है। मौखिक वक्तव्य का प्रभाव कितना ही भाववश क्रियोत्तेजक और उत्प्रेरक क्यों न हो, पर वह अस्थायी और सामयिक ही रहती है। उच्च कोटि की लिखित रचना युग युग तक मानव को उत्साह, संदेश और जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करती है। वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, तुलसीदास, प्रेमचंद्र प्रसाद आदि कृतियों का स्थान आज की साहित्य को अमर रचनाओं में अक्षुण्ण बना हुआ है। इस अस्थायी प्रभविष्णुता के कारण लिखित रचनाओं में भाषा की लाघवता, समाहार शक्ति और भी आवश्यक है। विश्व प्रतिमान से तर्क संगति, आद्यंत भाव और विचारों में एकता, कथन की प्रामाणिकता एवं विषय निष्ठा, विषय एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से उपयुक्त भाषा एवं शैली का चयन, उचित अनुच्छेदों में व्यक्त सामग्री का विभाजन आदि गुणों का होना आवश्यक है। वक्ता अपनी भाषा की प्रभावविष्णुता को अपनी वाणी के आरोह अवरोह और स्वर की उच्चता, मदनता, हाव भाव अथवा मुद्राओं में बहुत कुछ संवर्धित कर लेता है। पर लिखित रचना में केवल शब्द, चित्र एवं अभिव्यंजन शैली का चमत्कार ही उसकी प्रभावपूर्णता का आधार है। लिखित रचना की अशुद्धियाँ आलोचकों की मध्यवेशी दृष्टि से बच नहीं सकती। इस कारण कृतिकार की भाषा एवं शैली के परिष्कार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। भाषा, विषय, सामग्री और शैली आदि सभी दृष्टियों से लिखित रचना निर्दोष और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। व्याकरण ने इस दृष्टि से कहा है कि बोलने से तत्परता आती है, पर लिखने से विशुद्धता और लेखन में ही पूर्णता की सिद्धि होती है। लिखित रचना ही साहित्यिक विधाओं और शैलियों के निर्माण और विकास का आधार है। लिखित रचना में अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकित, संवाद, निबंध, श्लेष, कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक आदि, गद्य, गीत, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, कविता तथा उनके विभिन्न रूप ही साहित्यिक विधाएँ हैं और इनकी विभिन्न शैलियाँ हैं। प्रत्येक विधा के अंतर्गत भी अनेक उपविधाएँ विकसित होती जा रही है। लिखित रचना की शिक्षा में बालक को इन विविध रूपों और शैलियों से परिचित कराना आवश्यक हो जाता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि मौखिक रचना में शैली का अभाव है। निश्चय ही बोलने की ही शैली होती है, पर उसमें लिखित रचना की भांति विविधता और अनेक रूपता नहीं है। एक अच्छे हस्तलेखन के क्या गुण है? इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? अच्छे हस्तलेखन के गुण: शुद्ध वर्तनी के अतिरिक्त हस्तलेखन सुंदर होना चाहिए। अच्छा लेख वही होता है जो पढ़ने में आसान और सुंदर हो, वह सही गति से लिखा गया हो। एक अच्छे हस्तलेखन के निम्नलिखित गुण होते हैं। अनुपात: प्रत्येक वर्ण सुपाठ्य सुडौल समानुपाती होना चाहिए। यदि किसी वर्ण का कोई भाग छोटा या बड़ा होता है तो वह सुंदर नहीं लगेगा। इसी तरह से शब्द के सभी वर्ण एक ही अनुपात में होने चाहिए। उचित दूरी: भाषाओं में अक्षरों, मात्राओं, शब्दों, पंक्तियों आदि की दूरी लेखन की रक्षा और सुंदर बनाती है। वाक्यों की दूरी: दो वाक्यों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप के बाद दूसरा वाक्य उचित दूरी से शुरू करना चाहिए। लाइनों की आपसी दूरी: एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति
की दूरी इतनी होनी चाहिए कि लाइनें स्पष्ट रूप से अलग दिखाई दे। इतनी दूरी भी नहीं होनी चाहिए कि दो पंक्तियाँ अलग अलग नजर आए। अनुच्छेदों का विभाजन। लिखी जाने वाली विषय वस्तु को छोटे छोटे अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद पर नई पंक्तियों से बाईं ओर 10 या 12 अक्षरों के स्थान को छोड़कर शुरू किया जाना चाहिए। उचित हाशिया। कागज के चारों ओर हाशिया छोड़ने से लेख सुंदर दिखाई देता है। उचित गति। लेख पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह उचित गति से लिखा गया है। लिखाई में प्रवाह दिखाई देनी चाहिए। सुंदर लिखाई के उपाय। सुंदर लिखाई के लिए निम्नलिखित उपाय पर ध्यान रखने चाहिए। उचित आसन। उचित आसन पर बैठने के ढंग का लिखाई पर प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यार्थी फर्श पर बैठकर लिखता है तो वह पलाथी मारकर तथा घुटना टेक कर बायां पैर दबाकर दाएं घुटने पर लिखता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। यदि स्कूल में डेस्क आदि है तो वे छात्रों के शारीरिक विकास के अनुकूल होना चाहिए। आँखों और कागज के बीच की दूरी लगभग 14-15 होनी चाहिए। दाएं हाथ में तख्ती या कागज का छोर तथा बाएं हाथ में लिखनी होनी चाहिए। उचित लेखन सामग्री। उचित लेखन सामग्री। लेखन सामग्री का लिखाई से सीधा संपर्क है। तख्ती या स्लेट खुरदरी या टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। वह भले प्रकार की से होती हो। यदि कागज पर लिखाना है तो वह रेखांकित हो। उसके भी नीचे कोई कठोर चीज़ रखी जानी चाहिए। पेन या पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। लिखते समय लिखने के डंक का सुकाव ऊपर से नीचे हो। पेन या पेंसिल का मुंह नीचे की ओर हो। पेंसिल या पेन पकड़ने का उचित ढंग। पेन पकड़ने के ढंग का लिखाई पर प्रभाव पड़ता है। जस्ट उंगली के शीर्ष पर से लेकिन पेंसिल या पेन को इस प्रकार से पकड़ना चाहिए कि उसका मुंह ओर से लगभग 3-4 सेंटीमीटर आगे निकला हो। अंगूठे तथा तर्जनी उंगली से कम को इस तरह से पकड़ना चाहिए कि तर्जनी उंगली कुछ आगे तथा अंगूठा कुछ पीछे रहे। कलम का पृष्ठ भाग तर्जनी उंगली की मूल ग्रंथि से कुछ नीचे 60 के अंश पर झुका हो। पेन या पेंसिल को बहुत आगे या बहुत पीछे से पकड़ने से जल्दी थकान होती है। प्रसन्नतापूर्वक लिखना। लिखते समय लिखने वाले के मन की दशा लेखन के भाव पक्ष को प्रभावित करती है। वह लेख के कलात्मक ढंग को प्रभावित करती है। भय, गुस्सा, जोश आदि से मुक्त होकर लिखा गया लेख सुंदर होता है। लेखन कौशल के अर्थ, आवश्यकता व महत्व पर प्रकाश डालिए। लेखन कौशल का अर्थ। भाषा के प्रमुख 2 आधार माने गए हैं। पहला मानसिक आधार और दूसरा भौतिक आधार। भाषा के मानसिक आधार का संबंध विचार से और ध्वनि भाषा का भौतिक आधार है। जब मुख से ध्वनियों का उच्चारण होता है तो हम उसे भाषा को मौखिक उच्चारित रूप कहते हैं। जब परंतु ये ध्वनियाँ विशेष रूप से चिन्हों के रूप में लिखी जाती है तब ये लिखित रूप भाषा का रूप धारण करती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियाँ जिन लेखियों द्वारा लिखी जाती हैं उसे लिपि कहते हैं। एक अन्य विद्वान के अनुसार भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों का द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा ही ज्ञान के भंडार को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुँचाती है। इसी के द्वारा हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है। उदाहरण के रूप में हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है तथा अंग्रेजी की लिपि रोमन है। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं तब हम उसे लेखन कौशल कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बोलने पढ़ने की अपेक्षा लिखने की प्रक्रिया अधिक कठिन होती है। तो मैडम मोंटेसरी ने लिखने की प्रक्रिया को सरल माना है और यह सलाह दी है कि बच्चों को पहले लिखना सिखाया जाए क्योंकि लिखने के साथ ही पढ़ना आ जाता है। लेकिन अन्य विद्वान इस बात से सहमत नहीं। उनका कहना है कि यह विचारधारा न तो व्यवहारिक है न ही मनोवैज्ञानिक है। अतः लिखने से पहले पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। अतः भाषा में मौखिक पाठ्य के साथ लिखित भाषा का भी शिक्षण प्रदान किया जाता है। मौखिक या उच्चारित भाषा के शिक्षण से विद्यार्थी उचित गति, प्रभाव, विराम आदि के साथ शुद्ध भाषा बोलना सीख जाते हैं। लेकिन लेखन कौशल प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को लिपि चिन्हों की सही और सुंदर बनावट की शिक्षा दी जाती है और बाद में कलात्मक तथा शुद्ध भाषा में लिखना सिखाया जाता है। आरंभिक कक्षाओं में भाषा के उच्चारित रूप को प्रमुखता प्रदान की जाती है, लेकिन आगे चलकर उच्च कक्षाओं में लिखित भाषा को मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। लेखन की
प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए लेखन की प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर उमा मंगल कहती है। सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना कौशल लिखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लेखन कौशल के द्वारा अस्तित्व प्रदान करता है। साहित्य के स्थायित्व एवं समृद्धि का मुख्य आधार यही लिखित अभिव्यक्ति ही है। लेखन कौशल की आवश्यकता एवं महत्व। भाषा को लिखने में एवं शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से लेखन कौशल का अत्यधिक महत्व है। लेखन कौशल के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है। हम अपने जीवन के सभी कार्य मौखिक भाषा द्वारा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बातचीत की जा सकती है और विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ लेखन हमारे लिए नितांत आवश्यक है। विभिन्न कार्यालयों में एक दूसरे के साथ कार्य व्यापार करने में तथा दूरस्थ व्यक्ति को लिखित संदेश भेजने के लिए लिखित भाषा अनिवार्य। इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यानयुक्त है। एक शिक्षित व्यक्ति को दैनिक जीवन में लिखित भाषा की अधिक आवश्यकता होती है। यदि अपने घर का हिसाब किताब रखना हो, व्यापारिक गतिविधियाँ चलानी हो या निजी पत्र लिखना हो तो भी हम लिखित भाषा का ही सहारा लेते हैं। अतः लिखित भाषा के प्रयोग के लिए लिपि का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। आज स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को अनेक विषय पढ़ते हैं। तत्संबंधित पाठ्य पुस्तकों को लिखना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उनके नोट्स भी तैयार करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न पुस्तकों में दी गई पाठ्य सामग्री को एकत्रित करके लेखन कौशल द्वारा उसे संगठित करना पड़ता है और फिर याद करना पड़ता है। परीक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग है। उसके बिना तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परीक्षा द्वारा ही हम विद्यार्थियों के शिक्षण तथा उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। लगभग सभी शिक्षण विधियाँ लेखन कौशल पर आधारित होती हैं। जो विद्यार्थी अक्षरों के सुंदर बनावट और सुगठित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में देता है वह अच्छे अंक प्राप्त करता है। एक व्यक्ति की दृष्टि से लिखित भाषा ही हाथ और मस्तिष्क का संतुलन बनाती है। लेखन कौशल में मस्तिष्क का विशेष योगदान रहता है। मानव केवल मौखिक भाषा पर निर्भर नहीं रह सकता क्योंकि उसकी समझ शक्ति की कुछ सीमा है। प्रत्येक बात को याद करना उसके वश की बात नहीं, इसलिए हमें कुछ बातें लिखनी पड़ती है ताकि समय आने पर हम उसको पढ़कर याद कर सकें। हमारे पूर्वजों की धरोहर के रूप में बहुत सा साहित्य लिखित भाषा के रूप में प्राप्त हुआ। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें भी लिखित भाषा में अपनी सभ्यता और संस्कृति की उपलब्धियों को उन तक पहुँचाना है। लिखित भाषा से साहित्यिक ज्ञान के भंडार में वृद्धि हो सकती है और मौखिक भाषा द्वारा नहीं। व्यवसाय की दृष्टि से भी लिखित भाषा का विशेष महत्व। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में काफ़ी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है। कार्यालयों में रिकॉर्ड, फैसले, नियम, विशेषकर कोर्ट कचहरी के सभी काम लिखित भाषा में ही करने पड़ते हैं। आज के लोकतांत्रिक युग में लेखन कौशल का विशेष महत्व है। प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं लिखित रूप में ही सूचनाएं और समाचार पाठकों तक पहुँचाती। इस प्रकार देश विदेश की घटनाओं और ज्ञान की जानकारी हमें भाषा के लिखित रूप में से ही प्राप्त होती है। विवेचन से यह स्पष्ट हो जाती है कि मौखिक भाषा मानव की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में लेखन कौशल का ज्ञान मानव के लिए नितांत आवश्यक है। आलोचक के शब्दों में भाषा शिक्षण तभी सार्थक हो सकता है जब विद्यार्थी भाषा को सुनकर और पढ़कर दूसरों की बातों को समझे और बोलकर और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करे। किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उसे पढ़ना बोलना ही पर्याप्त नहीं बल्कि लिखना भी अनिवार्य है। अतः लेखन कौशल भाषा शिक्षण का एक अनिवार्य अंग है। पठन कौशल क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। पठन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। पठन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व का परिचय दीजिए। पठन शब्द का अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित भाषा को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन और वाचन कहा जाता है। भाषाई कौशल के प्रमुख 4 प्रकारों में वाचन कौशल का अपना महत्व है। विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व ही विद्यार्थी बालक या बालिका श्रवण कौशल या भाषा कौशल में कुछ योग्यता प्राप्त कर लेता है, लेकिन पठन कौशल के लिए तो उसे विद्यालय में ही प्रवेश लेना पड़ता है। शिक्षक बालक को भाषा के लिखित रूप से अवगत कराता है। सामान्य शब्दों में पढ़ने को ही वाचन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब बालक भाषा के लिखित रूप के अक्षरों को पहचान कर उसका मुख्य रूप से उच्चारण करने लगता है तो
उसी को हम पठन के वाचन कहते हैं। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि अक्षरों और वाक्यों को पढ़ लेना ही वाचन नहीं कहा जाता। वाचन तभी कहा जाएगा जब बालक शब्दों तथा वाक्यों को के अर्थ को भी ग्रहण करने लगे, तभी हम कहेंगे कि वो वाचन में प्रवीण है। मतलब प्रायः देखने में आया है कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको विद्यार्थी पढ़ तो लेता है परंतु उसके अर्थ नहीं कहीं ग्रहण कर पाता है। ऐसी स्थिति में हम यह सफल वाचन नहीं कहा जाएगा। वाचन की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। वाचन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी पूर्वश्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्द पढ़कर उसके अर्थों को ग्रहण करता है। पठन तथा अथवा वाचन की परिभाषा को देते हुए ल्यूस का कथन है, वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता की संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। इस संदर्भ में श्री रमन बिहारीलाल लिखते हैं, शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के अर्थ उसके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक होता है। पठन या वाचन की परिभाषा देते हुए डॉक्टर उमा मंगल लिखती है, तो वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने भी लगभग ऐसी ही परिभाषा दी है कि वे कहते हैं, पूर्ववर्त ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। उक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल अक्षरों या शब्दों के लिपिबद्ध ज्ञान से वाचन में कुशलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो जब तक हम लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर उसके भाव अथवा विचारों को नहीं समझते, तब तक पठन या वाचन निरर्थक है। वचन शिक्षण के अंतर्गत केवल पुस्तक पढ़ना नहीं आता, बल्कि अर्थबोध और ज्ञानबोध भी सम्मिलित है। पठन कौशल की आवश्यकता, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। वाचन के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता। वाचन योग्यताओं के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधा खड़ी हो जाती है। निम्नलिखित पद्धतियों से वाचन के महत्व को आंका जा सकता है। वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से भी ज्ञान की भाषा कुछ हद तक शांत होती है। आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। विशिष्टताओं, व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है वो विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह जानकारी उसे पुस्तकों से मिलती है। सामाजिक दृष्टिकोण से ही वाचन महत्वपूर्ण है। सामाजिक कार्यों एवं दैनिक कार्यों में मनुष्य को कहीं कुछ पढ़कर सुनाना पड़ता है, कहीं अभिनंदन पत्र पढ़ना होता है, कहीं किसी महापुरुष नेता का संदेश पढ़कर सुनाना होता है, कहीं पत्र लिखने पढ़ने होते हैं। तो इस प्रकार के अनेक सामाजिक कार्यों में वाचन की आवश्यकता से उसकी सामाजिक उपयोगिता बढ़ जाती है। लोकतंत्रात्मक युग में वाचन का महत्व और भी बढ़ गया है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की घोषणाएं प्रकाशित होती रहती है, उन्हें अच्छी प्रकार से समझने के लिए वाचन की योग्यताओं का होना आवश्यक है। अतः लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन। घर में, भवन में, यात्रा में व्यक्ति कहीं भी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कहानी, पत्रिका इत्यादि पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकता है। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होना आवश्यक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है, और अध्ययन वाचन का ही एक रूप है। पठन कौशल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। भाषा शिक्षक बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते समय उससे लिपिबद्ध अक्षर की पहचान भी सिखाता है। वस्तुतः ऐसा करके वो बच्चों को वाचन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वाचन की कुशलता को विकसित करना शिक्षक की प्रथम पीढ़ी है। जिस व्यक्ति को ठीक से पढ़ना नहीं आता, वह चाहे जितना भी बड़ा विद्वान हो, अनपढ़ ही कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन की सूचनाएं, समाचार जानने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन ही की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। वाचन तथा पठन के महत्व के बारे में निम्नलिखित तथ्य है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक वाचन योग्यता के विकास के बिना शिक्षा अधूरी है। भाषा के शिक्षण के लिए मौखिक लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना एवं महत्वपूर्ण विषय कहा जा सकता है। लेकिन शास्त्रों और वाचन के अभ्यास के बिना मौखिक अभिव्यक्ति का विकास सही नहीं हो सकता। वाचन से ही विद्यार्थियों में विचार
शक्ति उत्पन्न की जा सकती है और उन्हें साहित्य का अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए मौन वाचन अत्यधिक उपयोगी है। केवल भाषण शिक्षण के लिए नहीं वरन सभी प्रकार की भाषा शिक्षण के लिए वाचन शिक्षण जरूरी है। इसके लिए भाषा शिक्षक को स्वयं भी तैयार करनी चाहिए और विद्यार्थी को भी करानी चाहिए। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के वाचन से विद्यार्थी प्रत्येक विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो शिक्षा की प्राप्ति के लिए वाचन शिक्षण अनिवार्य है। ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन ज्ञान अर्जन के क्षेत्र का निरंतर विकास होता जा रहा है। स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ाई गई पुस्तकों से केवल ज्ञान का द्वार ही खुल पाता है। ज्ञान का भंडार अथवा कथा सागर के समान है। उसमें प्रवेश करके ज्ञान के पारविधि को समझने में तो बहुत समय लगता है। जैसे विद्यार्थी इन क्षेत्र में प्रवेश करता है उसकी ज्ञान पिपासा बढ़ती जाती है। इस पिपासा को शांत करने के लिए वाचन नितांत आवश्यक है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। इसे विशिष्टताओं स्पेशलाइजेशन का युग भी कहा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिस व्यवसाय से जुड़ा है उसमें विशिष्टता प्राप्त पाना चाहता है। वह चाहता है कि उसे इस विषय की अधिकतम जानकारी प्राप्त हो। जानकारी उसे संबंधी नवीनतम पुस्तकों से ही प्राप्त हो जा सकती है। तो वाचन के बिना पुस्तकों से ही भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आज के युग में यदि कोई विद्यार्थी इंटरनेट द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो भी उसे वाचन तो करना ही पड़ेगा। अतः वाचन द्वारा हम ज्ञान का अधिकाधिक संचय कर सकते हैं। सामाजिक उपयोगिता सामाजिक दृष्टिकोण से भी वाचन अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रकार के काम करने पड़ते हैं। हमारे दैनिक व्यवहार में अनेक प्रकार का पत्र व्यवहार होता रहता है। या किसी बैंक में जाए अथवा सरकारी कार्यालय में वाचन कौशल के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। इस प्रकार शिक्षा जगत में भी वाचन की महत्ता संदिग्ध है। हमें कहीं पर भी कोई रिपोर्ट कोई अभिनंदन या किसी को संदेश पढ़कर सुनाना होता है तो समाचार पत्र या कोई पत्रिका पढ़नी होती है तो हमारे लिए वाचन कुशलता का होना अनिवार्य है। तक वाचन कौशल हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके बिना हमारा सामाजिक जीवन सुचारू ढंग से नहीं चल सकता। लोकतंत्रात्मक महत्व हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज लोकतंत्रात्मक युग में वाचन कौशल का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक सफल लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य होती है और वह वाचन से ही जुड़ी है। पर यद्यपि मौखिक अभिव्यक्ति का अपना महत्व होता है लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। एक नेता सर्वत्र पहुंचकर भाषण नहीं दे सकता। इसके लिए वह पत्र पत्रिकाओं की सहायता लेता है जिन्हें पढ़कर लोग उनके विचारों और दृष्टिकोण को जान पाते हैं। चुनाव के दिनों में सभी राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणा पत्र छापते हैं जिन्हें समझने के लिए वाचन की योग्यता को होना अनिवार्य है। अतः शिक्षा और लोकतंत्र की सफलता के लिए वाचन की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतदाताओं में सतत जागरूकता का होना अनिवार्य है और इस योग्यता का विकास वाचन कौशल के द्वारा ही किया जा सकता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अति आवश्यक है। इस दृष्टि से हमारा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हो सकता है। व्यक्ति का आलोचनात्मक दृष्टिकोण तभी विकसित होगा जब उसकी अध्ययन में रुचि होगी। अध्ययन वाचन का ही एक विकसित रूप है। यह वाचन शाश्वत वाचन और मौन वाचन की आवश्यकताओं से गुजर कर अध्ययन तक पहुँचता है। अध्ययन हमारे अंदर केवल आलोचनात्मक दृष्टिकोण को ही विकसित नहीं करता बल्कि हमें नवीन अनुसंधानों की ओर अग्रसर करता है। जिससे धीरे धीरे हमारे ज्ञान की वृद्धि होने लगती है। ज्ञान की प्राप्ति हुई आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। मनोरंजन में सहायक वाचन मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य मनोरंजन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी बहुमूल्य दृश्य या श्रव्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। घर में खेत में उड़ानों बसों में अथवा रेल की यात्रा करते समय कहीं पर भी अपना मन बहलाने के लिए वाचन का सहारा ले सकते हैं। कोई पत्र पत्रिका या कहानी उपन्यास कहानी आदि पढ़कर हम सुखपूर्ण अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। परंतु यदि यह सुविधा पढ़ने के पास नहीं होती है आज के युग में वृद्ध व्यक्ति के पास कोई बैठना नहीं चाहता न कोई उसकी व्यवस्था सुनना चाहता। वाचन के द्वारा ही वह न केवल मनोरंजन प्राप्त करता बल्कि सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर सकता है। कविता कहानी उपन्यास नाटक निबंध एकांकी और साहित्यिक पुस्तकों को पढ़कर वह अनुभूति प्राप्त करता है। इससे उसके मन की थकान मिट जाती। समाचारों को जानने के लिए सहायक आज के युग में पत्रिकाओं का निरंतर विकास होता जा रहा है। समाचार पत्रिका सभी भाषाओं में अधिक प्रकार और संख्या में प्रकाशित होती जा रही है। ये व्यक्ति प्रातः उठते ही सबसे पहले चाय की प्याले के साथ समाचार पत्र को पढ़ना चाहता है। और यदि व्यक्ति के पास
वाचन योग्यता होगी तो वह समाचार पत्र पढ़कर उसका उचित लाभ उठा पाएगा। वाचन योग्यता के फलस्वरूप वह अपने देश और विदेश के सभी समाचारों तथा घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यद्यपि रेडियो तथा दूरदर्शनों के समाचारों का प्रदर्शन होता है, लेकिन वे समाचार अत्यधिक संक्षिप्त और अधूरे होते हैं। समाचार पत्र पढ़कर हमें राष्ट्रीय, प्रादेशिक, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापारिक, खेल जगत के, शिक्षा जगत आदि से जुड़े सभी समाचार पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। अतः विश्व के समाचारों को जानने के लिए वाचन कौशल नितांत आवश्यक है। निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि मानव के सभी जीवन के लिए वाचन कौशल नितांत आवश्यक है। आज हमारा जीवन जटिल होता जा रहा है तो वाचन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। वाचन योग्यता को विकसित करने के लिए भाषा को शिक्षण भी जरूरी है। भाषा शिक्षण द्वारा बच्चों में वाचन योग्यता विकसित की जा सकती है। छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन का आयोजन किया जाना चाहिए। धीरे धीरे मौन वाचन और अध्ययन की ओर अग्रसर होना चाहिए। संक्षेप में विद्यार्थियों को इस योग बनाना चाहिए कि वे वाचन कौशल का समुचित लाभ उठा सकें। थैंक यू।